उन लोगों के अधिकारों के बारे में आज तक कभी किसी ने बात नहीं की। विधायक बैठकर देखते रहे, वो तालियां पीटते रहे, हमारे लोग रोते रहे, तड़पते रहे, बिलखते रहे। और स्वर्ण आयोग तो था ही इतना बड़ा मुद्दा। ये क्या वोट बैंक को लेकर के लगता है कि सारा का सारा जो पॉलिटिशियन है ये वोट बैंक से डर रहे हैं? और हम उन गरीब लोगों के लिए लड़ते हैं जिनको अधिकार नहीं मिला। संतुलन बनाएगा समाज में कि ये नया विवाद पैदा है? हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर दिया कि जैसे हम टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं। और राजनीतिक तौर पर भी इनकी कुर्सियां छीनकर हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। ये जो विधायक जो जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, एक भी विधायक ने ये बोला कि मैं अपने प्रदेश की जनता को मैं ये दूंगा। आपदा प्रभावितों को कितने की राशि इन्होंने अभी तक जारी की? आपको लगता है कि इस आपदा के टाइम पर इनको ये आशियाने बनाने चाहिए थे? आज हिमाचल प्रदेश का कर्ज 1,05,200 करोड़ के आसपास होने वाला है। कोई बच्चा नया पैदा होगा तो 2 लाख रुपए का कर्जा अपने सिर पर लेकर इस हिमाचल प्रदेश में, इस देवभूमि में पैदा। इन लोगों ने हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए काम नहीं किया। भाजपा कांग्रेस ने, इन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता को लूटने के लिए काम किया। आज हिमाचल प्रदेश को ये बेच चुके हैं, लूट चुके हैं, खा चुके हैं, बर्बाद कर चुके हैं। तीसरा विकल्प रोमित जी देवभूमि पार्टी है या आम आदमी पार्टी है? नमस्कार, टाइम्स हिमाचल में स्वागत है आपका। हिमाचल प्रदेश आंदोलन की भूमि है। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि देखें, फ्लैशबैक में जाके देखें या आज का संदर्भ भी लें, तब भी हिमाचल प्रदेश में समय समय पर छोटे बड़े आंदोलन होते रहे हैं और अपने हकों हुकूक के लिए समय समय पर लोग एकजुट होकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। ऐसा ही एक आंदोलन अभी कुछ पिछले दिनों हुआ और उसका जो अभी उस आंदोलन की जो आंच है, जो सेक है, वो अभी तक चल रहा है। वो आंदोलन आम जो सामान्य लोग हैं उनका आंदोलन था और उस आंदोलन ने एक ऐसी चिंगारी भड़का दी कि उस आंदोलन के बहुत दूरगामी परिणाम देखने को मिले। हिमाचल प्रदेश में सामान्य वर्ग को लेकर के एक आंदोलन होता है और उस आंदोलन की जो पूरी रूपरेखा या यूं कहो कि उसके पीछे की पूरी जो रणनीति थी, उसके मुख्य रणनीतिकारों में एक नाम था रोमित सिंह ठाकुर। रोमित सिंह ठाकुर आज हमारे बीच में टाइम्स हिमाचल में आपसे रूबरू होने के लिए साथ हैं। रोमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रोमित जी, एक आपका नाम ही और आपका जो पदार्पण ही हुआ है वो एक आंदोलन से हुआ। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश में सामान्य वर्ग को लेकर के या स्वर्ण वर्ग को लेकर के आपने एक आंदोलन छेड़ा और आंदोलन भी ऐसा कि एक बड़े स्तर से पंचायत लेवल तक आपने लोगों को एकत्रित किया और उसके बाद धर्मशाला में एक बड़ा आंदोलन होता है और उस आंदोलन के बाद स्वर्ण आयोग के लिए भी लोगों की आस जगी कि एक आयोग बनेगा, लेकिन सरकार ने कहा कि इसको सामान्य आयोग के रूप में हम बनाएंगे। सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं आपसे कि ये इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? साहब, पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद, सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल पे आज हम अपनी बात रखने का जो अवसर है उसके लिए आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। चौहान साहब, ये आंदोलन एक अधिकारों का आंदोलन था और ये उन लोगों की उम्मीदों के लिए एक आंदोलन था जो लोग आज तक, जिनको कहा जाता है कि ये सामान्य वर्ग के लोग हैं, ये स्वर्ण समाज के लोग हैं, लेकिन उन लोगों के अधिकारों के बारे में आज तक कभी किसी ने बात नहीं की। राजनीति या वोट इलेक्शन में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है जनरल कैटेगरी, सामान्य वर्ग या आप स्वर्ण समाज कहें, कि सबसे बड़ा वोट बैंक हमारा है। लेकिन सबसे बड़ा वोट बैंक होते हुए भी इस हिमाचल प्रदेश में कभी भी हमारे समाज के बारे में बात नहीं की गई, कभी उनके अधिकारों के बारे में बात नहीं की गई। उनके खिलाफ नीतियां, योजनाएं बनती गई। 48 विधायक बैठकर देखते रहे, वो तालियां पीटते रहे, तालियां बजाते रहे, हमारे लोग रोते रहे, तड़पते रहे, बिलखते रहे। हमने जब ये आंदोलन शुरू किया तो हमने बात कही कि जब सभी लोगों के लिए आयोग है तो हमारे लिए आयोग क्यों नहीं? जब सभी लोगों को बात रखने का अधिकार है तो ये देश का लोकतंत्र हमें अधिकार देता है कि हमें भी अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। हमारे लोगों के लिए जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी प्रताड़नाएं हैं, उस समस्याओं और प्रताड़नाओं का निपटारा करने के लिए एक आयोग का गठन होना चाहिए और वो आयोग एक एक्ट के रूप में इस हिमाचल प्रदेश में बने। तो हमने इस मुहिम को शुरू किया, सरकार के समक्ष बात रखते गए, सरकार ने अनसुना किया, अनदेखा किया। धीरे धीरे लोगों का, जैसे जैसे लोगों के ऊपर आप बीती थी, कोई एट्रोसिटी से पीड़ित था,
कोई आरक्षण से पीड़ित था, कई और नीतियां योजनाओं से पीड़ित था, तो उन लोगों का दर्द निकल कर सामने आने लगा कि रोमेश जी, इसमें सरकार ने, फिर आपने तो आंदोलन उस लेवल तक, स्तर तक बढ़ा दिया कि 3 घंटे के अंदर सरकार को सदन से उठ के आना पड़ा और कहना पड़ा कि हम अधिसूचना जारी करते हैं। लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं हुए, आपने कहा अधिसूचना नहीं चाहिए, हमें तो एक्ट में चाहिए। ये देखिए, ये उन नेताओं का ये डर था, ये समाज की ताकत थी कि उन्होंने 3 घंटे के अंदर, ये उन लोगों की एकजुटता थी जिन्होंने 3 घंटे के अंदर इन लोगों को विवश कर दिया। ऐसी आवश्यकता इन्होंने क्यों आने दी कि हमको शिमला से हरिद्वार पैदल जाना पड़ा, हरिद्वार से हमको धर्मशाला पैदल आना पड़ा? क्यों इन लोगों ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की? जब हम अपने अधिकारों की बात रखने के लिए जा रहे थे, क्यों हमारे लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई गई? क्यों उन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज कराए गए? क्यों उन लोगों की गाड़ियां रोकी गई? क्यों उन लोगों को पूरे प्रदेश भर में हाउस अरेस्ट किया गया? क्यों? क्योंकि ये जो लोग थे, ये ताकत बन के इनके सामने खड़े हो रहे थे और इनको ये नागुबार गुजरा कि हमारे सामने तीसरी ताकत बनकर कौन उभर सकता है। अगर ये लोग इतने दिल के साफ होते, और जो ये प्रदेश के मुख्यमंत्री उस टाइम, आज के तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी तो इसी समाज से आते थे। क्या ये 48 विधायक बैठे हैं, क्या इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि 50% से ज़्यादा ही है, 51-52 65% हम लोग हैं? क्या इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं? जब ये सभी लोगों के बारे में बात करते हैं तो सर, हम तो चौहान साहब, हमने तो क्लियर पूछा कि हमने कौन से आप लोगों के काले तिल काटे कि आप हमारे बारे में बात नहीं कर सकते? आप मंच से बात तो कीजिए, कम से कम हमारे अधिकारों की बात तो कीजिए। लेकिन इन लोगों ने कभी बात नहीं की। इन लोगों ने झूठ बोला, वहाँ पे अधिसूचना जारी की, उससे पहले बोला कि हम 3 महीने के अंदर बनाएंगे, फिर बोला 3 महीने के अंदर बनाएंगे। फिर जब 22 फरवरी आई, जब इन्होंने बोला था कि हम लोग जो हमारा फाइनेंशियल ये आएगा विधानसभा, तो उसमें हम लोग पारित करेंगे। 22 फरवरी को उन्होंने 4 कागजों की नोटिफिकेशन जारी कर दी। तो जैसे नोटिफिकेशन जारी की, मीडिया के माध्यम से हमको पता चला कि स्वर्ण आयोग बन गया। हम तुरंत शिमला पहुंच गए विधानसभा के बाहर। हमने बोला कि भाई, अगर आपने बनाई है तो आप मीडिया के सामने आकर बोलो कि हमने बना दिया। स्वर्ण आयोग को छोटा मुद्दा तो था नहीं कि आप इतना बड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दोगे और आप एक बयान तक नहीं दोगे। इतना छोटा मुद्दा, जो राजनीति करने वाला आदमी होता है वो तो तिल का पहाड़ बना देता, और स्वर्ण आयोग तो था ही इतना बड़ा मुद्दा। हमने मुख्यमंत्री को बोला, आप छोड़िए, आप मत बोलिए। हमने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के किसी मंडल अध्यक्ष से आप ये बुलवा दीजिए कि हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने स्वर्ण आयोग बना दिया। उसके लिए तैयार नहीं थे। उसके लिए तैयार नहीं। देखिए, अगर हम शांता कुमार जी को छोड़ दें, एक ब्राह्मण उसको छोड़ के, तो ठाकुर ही अभी तक अधिकतर मुख्यमंत्री ठाकुर लॉबी में रहे हैं। उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये क्या वोट बैंक को लेकर के लगता है कि सारा का सारा जो पॉलिटिशियन है ये वोट बैंक से डर रहे हैं? क्योंकि अगर दूसरी तरफ से आपके लिए अगर वो एक्ट में प्रावधान ला रहे हैं, तो SC और ST जो आयोग है उसके लोग भी तो विरोध कर रहे हैं आपका। देखिए, SC ST वर्ग के जो लोग हैं, मैं उन लोगों को गलत क्या बोलूँ, उनके जो नेता हैं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बात करने से उनके पेट पे लात पड़ती है। तो जिसके पेट पे लात पड़ेगी उसके पेट में दर्द तो होगी। अब हम लोग क्रीमी व्यवस्था के खिलाफ हैं। हम खुलकर बोलते हैं कि जो संपन्न परिवार है, संपन्न परिवार को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उसके लात मारो, उसको बाहर निकालो। वो लाभ उसी जाति के, उसी वर्ग के गरीब परिवार को दो जिसके सर पर छत नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं। ये लोग जब उन गरीब लोगों को भड़काते हैं कि भाई ये तुम्हारा छीन रहे हैं, तभी तो इनके पास भीड़ इकट्ठी होती है। जिस दिन लोग समझ गए कि भाई ये कोई IAS बन गया, HS बन गया, अब इनके मान लीजिए कि सांसद हैं, अब इनके विधायक हैं, अब एक विधायक बन गया, उसके बेटे को, उसके बच्चों को, उसके परिवार को क्या जरूरत है आरक्षण की, जब वो संपन्न हो गया। एक IAS बन गया। आप हिमाचल प्रदेश में लगभग सैकड़ों हमारे IAS IPS HS SPS बड़े अधिकारी, नेता, व्यापारी ऐसे हैं जो लोग संपन्न हैं। उनको आरक्षण की क्या जरूरत है? उन लोगों के लिए ये इनके नेता क्यों लड़ते हैं? भाई ये संपन्न है, इनको बाहर करो। अपने गरीब लोगों के लिए क्यों नहीं लड़ते? हम लड़ते हैं। हम अपने समाज के लिए लड़ते हैं, और हम उन गरीब लोगों के लिए लड़ते हैं जिनको अधिकार नहीं मिला। हम तो बोलते हैं कि भैया हमारे गरीब परिवारों के बारे में बात तो करो। आप आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहते हैं? एग्जैक्टली, कि आप इकोनॉमिकल बेसिस करो। जो गरीब है, किसी जाति का हो, किसी धर्म का, उसको दो, लेकिन दो तो सही। आप लोगों ने तो, आप इनका IAS, अब सर हमने जयराम ठाकुर जी से पूछा कि जब हम उनके साथ बैठे, मैं जी आपके सांसद है सुरेश कश्यप, वो एक सांसद हैं, आपके कई सारे ऐसे विधायक हैं, आपके कई ऐसे लोग हैं, अब वो सांसद बन गए, उनका बेटा कहीं पर किसी एग्जामिनेशन फॉर्म वो भरेगा, वो 100 रुपये देगा। आपके यहाँ पर कोई ब्राह्मण या राजपूत आपका पियोन है या कोई ऐसा आदमी है, वो उसी के लिए 500 दे रहा है, उसका बेटा 1000 रुपये फीस देगा,
तो हमने कहा मुख्यमंत्री साहब आप किसके साथ अन्याय करो, सोचो तो सही कम से कम। नहीं बात तो ठीक है, अब बात ठीक है, वो बात ठीक सिर्फ कमरे के अंदर तक है, वो कमरे से बाहर बात ठीक नहीं है। तो हमने कहा कि जो संपन्न आदमी है, संपन्न आदमी का आरक्षण खत्म किया जाए, गरीब आदमी को उसका लाभ दिया जाए। अब अनुसूचित जाति में भी तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आज तक आरक्षण का लाभ ही नहीं मिला। वो लोग वहीं के वहीं हैं, जो झाड़ू मार रहा है बेचारा वो झाड़ू भी मार रहा है, उसने कोठियां खड़ी क्यों नहीं की, उसकी सरकारी नौकरी क्यों नहीं लगी, उसको वो सम्मान क्यों नहीं मिला, क्योंकि इन लोगों ने मिलने नहीं दिया। क्योंकि जब तक ही उन लोगों को इनकी नेताओं की दुकानदारी चलती उन लोगों के बेचारों के दम पर है, जब तक उनको सड़क के ऊपर भटकाएंगे नहीं, दूसरे समाज के खिलाफ भड़काएंगे नहीं, तब तक इनकी रोजी रोटी नहीं चलेगी। रुमित जी, अगर सामान्य आयोग का प्रावधान हो जाता है, गवर्नमेंट उसको एक्ट में भी ले आती है, तो क्या ये संतुलन बनाएगा समाज में कि ये नया विवाद पैदा कर देगा? नहीं, देखिए विवाद की तो कोई बात ही नहीं है। आज तक SC/ST कमीशन चला है, माइनॉरिटी कमीशन चला है, OBC कमीशन चला है, कितने सारे आयोग चले, आज तक असंतुलन हुआ कहाँ? संतुलन ही तो है जब सभी वर्गों के बारे में बात हो रही है। आज हमारे लोगों के ऊपर झूठे एट्रोसिटी लगते हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी ये स्टेटमेंट था, 90% केसेस झूठे हैं। हमारे लोगों को झूठे केस में फंसाया जाता है, क्या उनको अपनी बात रखने का अधिकार नहीं? क्या उन लोगों के लिए उन लोगों को न्याय नहीं मिलना चाहिए? आज हमारे जो कर्मचारी है, हमारा कर्मचारी 15 साल बाद प्रमोट होता है, इनका कर्मचारी 3 साल बाद प्रमोट होता है। हमारे किसान को 100 रुपए किलो बीज मिलता है, इनको 40 रुपए किलो बीज मिलता है। हमारे युवा 1000 रुपये फीस देते हैं, ये 100 रुपये फीस देते हैं। मेरिट के आधार पर हमारा 90% वाला बाहर है, इनका 30% वाला इन है। क्या उन लोगों के अधिकारों के बारे में बात नहीं होनी चाहिए? जब इनके आयोग इनके लिए लड़ते हैं, सर चौहान साहब मेरे को पावर थोड़ी है कि मैं किसी के राइट खत्म कर दूंगा। अरे देश के संविधान ने उनको राइट दिए हैं, वो खत्म भी देश का संविधान ही कर सकता है, वो सदन के अंदर हो सकता है, मैं थोड़ी कर सकता हूँ। मैं तो सिस्टम से, सरकार से मैं ये बोल रहा हूँ, भाई मेरा समाज है, मेरे समाज के लिए एक आयोग दे दीजिए, जब जैसा सबके लिए वैसा हमारे लिए। रुमित जी, आंदोलन को आप एक दिशा देते हुए बहुत ऊपर ले गए, आपकी पूरी टीम इसके लिए संघर्ष कर रही थी। अचानक ऐसा क्या हो गया जब आंदोलन पीक पर था, आपने निर्णय लिया कि हम एक राजनीतिक दल बनाएंगे और आपने राजनीतिक दल की घोषणा की। उसके बाद आपके इस आंदोलन को कहीं ना कहीं शिथिलता हुई, कमजोर हुआ आंदोलन और इसमें टूट हुई, मानते हैं आप? जी देखिए, जहाँ पर आंदोलन की बात होती है चौहान साहब, देखिए कोई भी सीढ़ी जब बनती है तो वो पहली सीढ़ी पर ही खत्म नहीं हो जाती, वो सीढ़ी छत तक पहुँचती है, मंजिल तक पहुँचती है जहाँ पर उसने किसी को पहुँचाना होता है। ये आंदोलन शुरू हुआ, लगभग 2-3 साल हम इस चीज़ को लेकर लगे रहे। जब 16 मार्च आया तो हमने पहले कह दिया कि हम 16 मार्च को, जब इन्होंने ये झूठा वायदा हमारे साथ किया, हमने फिर कहा कि 16 मार्च को हम लोग मुख्यमंत्री साहब के पास जाएंगे और पूछने जाएंगे कि आपने हमारे साथ धोखा क्यों किया। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने, DGP महोदय ने 4 मार्च को एक नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पे जारी कर दी कि 16 मार्च को जो लोग आएंगे उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। भाई आज तक कितने लोग आए, आपने कितने लोगों के खिलाफ ऐसी, पुलिस अपनी ईमेल से, अपनी सोशल मीडिया हैंडल से ये इस प्रकार की नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? भाई हम प्रदेश की जनता है, हम आ रहे थे। उसके बाद 3 दिन पहले सर, 3 दिन से हमारे लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, हमारे लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे बनाए गए। हमारा लड़का घर पे बैठा है, केस बना दिया कि इसने हिट एंड रन का केस, किसी को कहीं पर अरेस्ट कर लिया, किसी को कहीं पर अरेस्ट कर। सर कोई आतंकवादी थे क्या? इस हिमाचल प्रदेश का हिस्सा नहीं थे? आज हमारे सैकड़ों लड़कों के ऊपर केस इन लोगों ने बनाए, हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर दिया कि जैसे हम टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं। इस हिमाचल प्रदेश की सरकार में, उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इनके नेता थे, ये 68 विधायक थे। क्या एक भी विधायक खड़ा होकर ये नहीं बोल सकता पक्ष में नहीं आया कि ये हमारे हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं, मुख्यमंत्री इनकी बात को सुने? जब वहां पर गए सर, हमारे महिलाओं के ऊपर लाठियां बरसाई गई, ऊपर से वो जो चौक है लाइटों से लेकर और नीचे तारा देवी तक हमारे लोगों को लाठियां मार के भगाया गया, पत्थर मारे गए। क्यों सर? हम टेररिस्ट थे? हम लोगों को जब ये आभास हुआ और मेरे को ये लगा कि इस लड़ाई को, और वहाँ पे तो मैंने पार्टी की घोषणा की नहीं थी, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्लांटेड लोग थे, उन लोगों ने वहाँ पर माहौल खराब किया। मैंने तो ये कहा कि अब ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई अब अंदर जाकर भी लड़ी जानी चाहिए, और क्या आप लोग तैयार हैं कि अंदर जाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे? लोगों ने वहाँ पर समझा कि हम लोग अंदर घुसेंगे। मैं घुसेंगे तो है ही है,
लेकिन अंदर जाके जहां पर ये कुर्सी के ऊपर बैठे हैं उस कुर्सी को छीनकर अब वहां पर हमारे समाज की बात होगी, तो उस वहां से देवभूमि पार्टी, वहां पर उस बात को घुमाया गया कि हाँ जी पार्टी बना दी, पार्टी बना दी, पार्टी बना दी, तो वहां पर ऐसा माहौल तैयार कर दिया गया। मैं चलो, उसके बाद हम लोगों को उसी दिन अरेस्ट कर लिया गया। 1 महीने के बाद हम जेल से छूटे और जेल के अंदर बैठकर हम लोगों ने इस बात का मंथन किया कि हम कब तक कटोरा लेकर इन लोगों के सामने बैठेंगे, कब तक हम अपने लोगों को जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए सड़कों के ऊपर इन लोगों के खिलाफ रखेंगे। हम ये कागज लेके जा रहे हैं सर, आप एक ऐसे पद पर बैठे हैं कि इस कागज के ऊपर साइन आपने करने हैं और मैं कागज देने वाला हूँ। सर मर्जी आपकी है, आपने मुझसे कागज लेना है कि नहीं लेना है, मर्जी आपकी है कि आपने उस कागज के ऊपर साइन करना है कि नहीं करना है, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता। लेकिन जिस दिन मैं आपकी कुर्सी के ऊपर बैठूंगा उस दिन मुझे पता है कि ये कागज है और इस कागज के ऊपर मैंने साइन करना है। वही हमने एक कदम आगे बढ़ाया कि अगर हमारी लड़ाई आंदोलन के साथ चली है तो अब राजनीतिक तौर पर भी इनकी कुर्सियां छीनकर हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। वहां पर देवभूमि पार्टी, उसके बाद जेल से आने के बाद हमने 24 अप्रैल को हमने पार्टी का गठन किया 2022 में और हमने चुनाव लड़ने की बात की और हमने कहा कि अब ये जो लड़ाई है ये लड़ाई राजनीतिक तौर पर भी आगे बढ़ाई जाएगी और उसके बाद तब से लेकर निरंतर आंदोलन कमजोर हुआ। देखिए सर, ऐसा होता है कि हर परिस्थिति में, हर आंदोलन में उतार चढ़ाव होते हैं। आंदोलन कमजोर हुआ होता तो आज आपके सामने मैं थोड़ी बैठा होता। आज रुमित सिंह ठाकुर वही है और मैंने हमेशा से, हमने लोगों को बोला कि अगर कोई छोड़कर गए या किसी ने कदम पीछे उठाए तो उन्होंने हटाए, रुमित सिंह ठाकुर ने थोड़ी। मतलब आप स्वर्ण वर्ग के लिए और स्वर्ण आयोग के लिए संघर्ष उसी दिशा में चलाए रखे। बिल्कुल, और आज तक हमारे साथ, अभी हाल ही में 24 अप्रैल को हमने सचिवालय का घेराव किया, 6.5 घंटे वहां पर बंद रहा, 8 दिन हम लोग CTO चौक पर बैठे, लगातार वो संघर्ष हमारा। तो रुमि जी, अब देवभूमि पार्टी पे आते हैं थोड़ा सा जी। आप राजनीतिक व्यक्तित्व है, अब एक तरह से आप बहुत विरोध कर रहे हैं विधायकों का, और किसी एक दल के विधायक का नहीं है, आप 68-61 विधायकों का विरोध कर रहे हैं। आप उनकी नीतियों को लेकर के खुश नहीं है, आप उनकी कार्यप्रणाली को लेकर खुश नहीं है, तो इसमें भी क्या कोई बड़े आंदोलन की तरफ आपका रुख है? ये प्रदेश का दुर्भाग्य है चौहान साहब कि ये जो 68 विधायक हैं, ये प्रदेश की ये बोलते तो ऐसा है कि हम इस प्रदेश की जनता के हित में काम करने के लिए आए हैं, जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, लेकिन अगर आप इनको व्यक्तिगत तौर पर देखो और प्रैक्टिकली देखो, आज ये प्रदेश आपदा से प्रभावित है, पूरा प्रदेश आपदा से प्रभावित है। ना जाने कितनी जिंदगियां चली गई, कितने लोगों के घर मलबे में ढह गए, कितने लोगों की ज़मीनें ख़त्म हो गई। लोगों ने मदद करी एक दूसरे की, मंडी में आपदा आई, पूरे लोगों ने, पूरे प्रदेश के इधर उधर से लोगों ने दिल खोल कर सहायता करी। किसी नेता का नाम आया कि इस नेता ने सहायता करी, इस विधायक ने सहायता करी। उन विधायकों ने सुई घुमाई जनता की तरफ कि आप इनको मकान बना कर दो, आप एक परिवार को अडॉप्ट करो, आप इनको बर्तन दो, आप इनको पैसे दो, आप इनको राशन दो, आप इनको कपड़ा दो, आप इनको ये दो, आप इनको वो दो। ये जो विधायक जो जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, एक भी विधायक ने ये बोला कि मैं अपने प्रदेश की जनता को मैं ये दूंगा, मैं अपने प्रदेश की जनता के लिए ये करूंगा। ये लोग वहां पर, ये विधानसभा आजकल हाल ही में चली है, आप इनको देखिए कि किस प्रकार से प्रदेश के हितैषी बनते हैं। 100 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि, 100 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि मेट्रोपोल पे 11 मंजिला एक, अब शाही बोल सकते हैं, शाही इनके आशियाने, वो बनाने के लिए इनको 100 करोड़ रुपए की राशि, पहली किस्त है वो 1 अरब रुपए, टोटल 36 करोड़ की पहली राशि जारी कर दी गई। आपदा प्रभावितों को कितने की राशि इन्होंने अभी तक जारी की? 7 लाख रुपए, जिसका सब कुछ तबाह हो गया सर, सब कुछ तबाह हो गया, उसको 7 लाख रुपए। इनको अयाशी के अड्डों के लिए इनको 36 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए का, लगभग 2.5 करोड़ रुपए का एक 5 BHK का फ्लैट। ये मेरे पास एक डाटा है, ये ADR का डाटा है 2022-2017। आप इसको देखोगे तो इस डाटे के अनुसार ये सभी जो विधायक हैं ये करोड़पति हैं। ये मेरा डाटा नहीं है, ADR का डाटा है, ठीक है। ऑन एवरेज ये सभी विधायक ये करोड़पति हैं, रोडपति कोई भी नहीं।
हजारपति कोई भी नहीं। चौहान साहब, क्या आप एक हिमाचली होने के नाते आपको लगता है कि इस आपदा के टाइम पर इनको ये आशियाने बनाने चाहिए थे? क्या आपके माध्यम से मैं प्रदेश की जनता से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि इस आपदा के समय पर, जहां पर आज युवा बेरोजगार है, आपदा से प्रभावित आज हमारा हिमाचल प्रदेश है, इन 68 विधायकों को अपनी तनख्वाह में 90,000 रुपए की बढ़ोतरी करनी चाहिए थी? 54 लाख रुपए एक महीने का आप लोगों की जेब से लेने का काम इन लोगों ने इस आपदा में किया। क्या आप लोगों को लगता है कि इन लोगों ने ये जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जो इन्होंने मजे लेने के लिए कुर्सी के ऊपर बैठाए, उनकी तनख्वाह 30,000 रुपए से लेके 1,15,000 रुपए करनी चाहिए थी? आज उन आपदा प्रभावित लोगों को उस पैसे की आवश्यकता थी कि इन करोड़पति लोगों को पैसे की आवश्यकता थी? सर 128 करोड़, 101 करोड़, 92 करोड़, 73 करोड़, 57 करोड़, 30 करोड़। आप कह रहे हैं ये करोड़पति है, फिर आप ही कटोरा लेकर के सड़क पे है अब, और कटोरा लेकर के आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। ये चौहान साहब, ये करोड़पति होते हुए भी ये सबसे गरीब आदमी है। जब इन्होंने अपनी तनख्वाह बढ़ाने का, जब इन्होंने प्रस्ताव लाया सदन के अंदर, आप तो मीडिया हैं, आपने तो इनकी वीडियोस, आपने इनकी स्टेटमेंट दिखाई कि किस प्रकार से इन विधायकों ने छातियां पीटी सदन के अंदर। एक पूर्व मुख्यमंत्री कहने लगे कि मैं तो इतना गरीब था, मेरी तो तनख्वाह ही नहीं थी, मेरी तो तनख्वाह तब बढ़ी जब मैं मुख्यमंत्री बना और अपनी बीवी के बराबर तनख्वाह लेने के लिए मुझे मुख्यमंत्री बनना पड़ा। कई विधायक ऐसे बोले कि मुझे कहीं पर लोन लेना पड़ता है, जमीन बेचनी पड़ती है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। सर, आपने किसी बीपीएल परिवार को ये कहते हुए सुना कि मैं इतना गरीब हूं? किसी अंत्योदय परिवार में शामिल किसी व्यक्ति को आपने सुना कि वो कहे कि चिल्ला चिल्ला के कि मैं इतना गरीब हूं? इन 68 गरीबों ने सदन के अंदर, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर, जहां पर इस प्रदेश की लगभग 75 लाख जनता ने इनको वहां पर बैठाया कि ये हमारे लिए काम करेंगे, ये 68 गरीब वहां पर बैठकर छातियां पीटने लग गए कि हमसे बड़ा गरीब कोई नहीं। अगर गरीब नहीं है, इन समेत तो हमारा बीपीएल परिवार है, अंत्योदय परिवार है। अगर इन लोगों की इतनी गरीबी है तो सर चंदा इकट्ठा करके इनकी गरीबी दूर करने का काम करेगी ना राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी। फिर तो ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अब भविष्य के लिए भी आपकी देवभूमि पार्टी का क्या योजना है, कि ये सारे मुद्दों को लेकर के क्या रणनीति आप हिमाचल? निश्चित तौर पे देखिए चौहान साहब, आज हिमाचल प्रदेश की जो इन लोगों ने स्थिति कर दी है, आज हिमाचल प्रदेश 1 लाख लगभग, ये अंदाजा है, एक एवरेज डाटा है कि आज हिमाचल प्रदेश का कर्ज 1,05,200 करोड़ के आसपास होने वाला है। 1500 लेने वाले हैं अभी, 1500 करोड़ अभी लेने वाले हैं। और सबसे मजे की बात आपको मैं ये बताता हूं कि 2012 से 2017 तक राजा साहब मुख्यमंत्री थे। सबसे ज्यादा जो ये जो ऋण इन्होंने लिया, इसमें 56% की उस समय पर उछाल आया ऑन एवरेज, मतलब ऐसा कुछ लगभग अंदाजन वो डाटा कहते हैं। इसके बाद जब 2017 से 2022 में जब जयराम ठाकुर जी आए, 46% का उछाल तब आया। 75,000 करोड़ से ऊपर चले गए थे जी। 75,000 करोड़ ये छोड़ कर गए जयराम ठाकुर जी 2022 में। जब 2022 में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने, तो आज तो अभी 2025 चला, लगभग इनको 2.5 साल हुए, 2.25 साल हुए हैं। तो अभी तक 70,000 करोड़ से लेकर 1,05,200 करोड़ तक का कर्ज, अभी इंक्लूडिंग 1,500 करोड़ ये अलग, तो लगभग 35,000 करोड़ का कर्जा इस हिमाचल प्रदेश के ऊपर। इन्होंने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कल को इस कर्ज की रीपेमेंट भी तो होनी है, कल को इसका ब्याज भी तो जाएगा, ये वापस भी तो जाएगा। जब तक मुझे ऐसा लगता है कि जब 2000 रूमी जी आर्थिक संकट बता रहे हैं ये, और कोई इनकम सोर्स है नहीं। 2000 जब अभी 27 में चुनाव आएंगे चौहान साहब, 2027 तक अगर हम लोग ऑन एवरेज मानकर चलें तो लगभग 1,25,000 करोड़ का कर्जा ये हिमाचल प्रदेश को देकर जाने वाले हैं। और उसमें हिमाचल प्रदेश का जो प्रत्येक परिवार है वो 2 लाख प्रत्येक व्यक्ति पर पर्सन 2 लाख रुपए का कर्जा प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर होगा। कोई बच्चा नया पैदा होगा तो 2 लाख रुपए का कर्जा अपने सिर पर लेकर इस हिमाचल प्रदेश में, इस देवभूमि में पैदा हो। इसके सबसे बड़े कारण कौन लोग हैं? ये लोग
कि इन लोगों ने हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए काम नहीं किया। भाजपा कांग्रेस ने, इन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता को लूटने के लिए काम किया। हिमाचल प्रदेश में इतने सारे रिसोर्सेज, आज हिमाचल प्रदेश को किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्या विजन इन लोगों ने हिमाचल प्रदेश को दिया? आज युवा हमारा बेरोजगार सड़कों के ऊपर है, आज हमारा किसान अपनी बदहाली के लिए रोता है, आज हमारी महिलाएं रोती है, आज कर्मचारी रो रहे हैं, पेंशनर रो रहे हैं, व्यापारी रो रहे हैं, हर वर्ग तो रो रहा है। इन्होंने भला किसका किया? इन्होंने ये जो कॉन्ट्रैक्टरशिप, ये नौकरियों में लेकर आए। कहाँ सर मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा, मेरे माँ बाप का यह सपना होगा कि मेरा बेटा सरकारी नौकर लगे, सरकारी कर्मचारी बने, लेकिन इन्होंने उस पढ़ने लिखने वाले बच्चों को किसका कर्मचारी बना दिया? एक ठेकेदार का। क्या इन सरकार के पास इतनी इनका विजन नहीं था, इतनी योजना नहीं थी? ठेकेदारी पता का भी आप विरोध में हैं। इस हिमाचल प्रदेश के एक नए बच्चे को वो अपना कर्मचारी बना पाए, और जब वो बच्चे वो सड़कों के ऊपर लड़ते हैं तब वे बोलते भैया तुम हमारे कर्मचारी नहीं, वो ठेकेदार के पास जाओ। तो रूमी जी, चुनाव का समय है, पंचायतों का चुनाव है, 2 साल बाद यहाँ है हिमाचल में भी विधानसभा के चुनाव होने। अभी क्या स्ट्रेटजी है आपकी, क्या रणनीति है चुनाव की? देखिए, निश्चित तौर पर आज हिमाचल प्रदेश, अगर आज की आप स्थिति देखें कि भाजपा और कांग्रेस ने जिस पायदान पर इस हिमाचल प्रदेश को लाकर खड़ा कर दिया, मैं इस बात में जरा सा भी मैं हिचकता नहीं कि भाजपा और कांग्रेस आज हिमाचल प्रदेश को ये बेच चुके हैं, लूट चुके हैं, खा चुके हैं, बर्बाद कर चुके हैं। और निश्चित तौर पर आज हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं, हमारे भोले भाले जो लोग हैं, हिमाचल प्रदेश की जो जनता है, अब वो तीसरे विकल्प की ओर अपने कदम आगे बढ़ा रही है। 2027 में ये आप देखिएगा, आप तो मीडिया हैं, आप जनता के बीच में जाइएगा, आपको पता चलेगा कि आज भाजपा बोलती है कि कांग्रेस चोर है, उधर कांग्रेस बोलती है कि भाजपा चोर है, लेकिन जनता ये दोनों जानती है कि दोनों चोर हैं और चोर मुसेरे भाई आप तीसरे विकल्प के रूप में उठना चाह रहे हैं। इनकी ये कवायद है कि 5 साल तू लूट, 5 साल मैं लूटूंगा। इस कवायद को प्रदेश की जनता 2027 के चुनाव में तीसरे विकल्प की ओर कदम बढ़ाकर इस कवायद को तोड़ने वाली है। तीसरा विकल्प रूमित जी देवभूमि पार्टी है या आम आदमी पार्टी? निश्चित तौर पे राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी इस हिमाचल प्रदेश का तीसरा विकल्प बनकर सामने आएगी और मजबूती के साथ सामने आएगी, क्योंकि आज इस हिमाचल प्रदेश की जनता ना वो भारतीय जनता पार्टी को चाहती है, ना वो कांग्रेस को चाहती है। इतने साल उन्होंने भाजपा को भी वोट देकर देख लिया, उन्होंने कांग्रेस को भी वोट देकर देख लिया कि आज ये लोग इस हिमाचल प्रदेश को किस बदहाली पर लेकर आए हैं। और जब ये 2 लाख से यही इनका निरंतर सिलसिला, रिसोर्सेज आज तक इन्होंने कोई क्रिएट किए नहीं कि हिमाचल प्रदेश की आमदनी कहाँ से होगी। चलते चलते रोमी जी, ये जरूर आपसे पूछना चाहेंगे कि चर्चा तो ये भी है बाहर राजनीतिज्ञों में भी, सारे पॉलिटिशियनों में भी, और आप में से ही आंदोलन के जो बाहर लोग हुए हैं उन्होंने भी ये कहते हैं कि रोमित ठाकुर ने अपने को लॉन्च करने के लिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए आयोग का इस्तेमाल किया, आयोग बनाने का एक बहाना बनाया, और आज देवभूमि पार्टी बना करके वो सिर्फ कुछ नहीं, वो पॉलिटिकल रोटियां सेकना चाहते हैं। एक बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि रोमित सिंह ठाकुर को क्या आवश्यकता है कि मेरे को अपने आप को पॉलिटिकल लॉन्च करने की आवश्यकता पड़ती। मैं तो स्टूडेंट छात्र राजनीति से मैं राजनीति में रहा हूँ, और मैंने अपनी संस्थाओं के अंदर मैं नाहन में रहा। नाहन में जो काम कोई नहीं करते थे वो हम करते थे, कोई इवेंट ऐसे जो कोई और नहीं करते थे वो हम करते थे, चाहे हम कहीं पर भी गए। रोमित सिंह ठाकुर को आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये जो समाज की लड़ाई, जिस लड़ाई को हम लोग लेकर चले, ये लड़ाई मंजिल तक पहुंचे, हमारे लोगों की समस्याओं का समाधान हो, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने की ये कवायद है। और जहां पर बात राजनीति की आती है, मुझे अपने आप को लॉन्च करने की आती है, मेरी जगह मेरे लोगों के दिल में है, और मेरी जगह इन राजनीतिज्ञों के उसके लिए नहीं है। लोग मेरे को अपने दिल से प्यार करते हैं। मुझे कहीं पर डुबोना होगा तो मेरे लोग डुबोएंगे, कहीं पर मेरे को पहुंचाना होगा तो मेरे लोग पहुंचाएंगे। ये जो लोग जो इस हिमाचल प्रदेश को बेचने का प्रयास कर रहे हैं, ये क्या हमारा आप जन आंदोलन की भावना के साथ ही आगे बढ़ेंगे? निश्चित। आज रोमित सिंह ठाकुर से हमने बात की, और एक जो सामान्य वर्ग हिमाचल प्रदेश में जिसकी आबादी 50% से ज्यादा है, उस वर्ग को लीड करते हुए उसके आंदोलन को, उसके अधिकारों को, उसके हक-ओ-हुकूक के लिए रोमित सिंह ठाकुर आंदोलन भी जारी रखेंगे, लेकिन साथ में हिमाचल प्रदेश की राजनीति में वो तीसरा विकल्प बन करके आएंगे, ये उनका कहना है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ रोमित जी, आज हमारे साथ आपका समय शेयर करने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों।